उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में इन दिनों एक मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और एक जन आंदोलन कहीं न कहीं एक जन आंदोलन की ओर ये मामला बढ़ रहा है। आइए हम बात करते हैं उस मामले की। हम बात आपको पहले पूरी बात बता दें कि वो मामला क्या है। दरअसल प्रतापगढ़ में एक नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज बनाया गया है जिसका कि सरकार की ओर से उसका नामकरण भी कर दिया गया है। उसको डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन उसको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ से कोई लेना देना नहीं था, प्रतापगढ़ से उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी जन्मभूमि भी प्रतापगढ़ नहीं है। ऐसे में प्रतापगढ़ में जन्मे किसी महापुरुष या प्रतापगढ़ के किसी राजनीतिक व्यक्ति या फिर किसी शहीद के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए। सोनेलाल पटेल का नामकरण कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज के लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ। आइए हम बात करते हैं कि उनका विरोध आखिरकार किस बात को लेकर के है। वो खुद भी कहीं न कहीं भाजपा सरकार के ही अंग हैं, माफ़ करिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, और वो पूर्व विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ उनको आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो उन्होंने इस विरोध का एक सुर बुलंद किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। हम सर जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लगातार एक मुखर होकर एक विरोध कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का नाम सोनेलाल पटेल के नाम पर नहीं होना चाहिए, पहले पूरा मामला बताइए कि आखिर आपने ये विरोध का जो सुर बुलंद किया है ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि उस व्यक्ति के नाम से नामकरण किया जा रहा है जिसका प्रतापगढ़ की मिट्टी से, प्रतापगढ़ की जनता से कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा। ना तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का प्रतापगढ़ में जन्म हुआ और ना ही कोई ऐसा अवसर था जिसमें कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का देहावसान प्रतापगढ़ में होता तो एक बार लगता कि चलिए जन्म और मरण में से कोई एक चीज़ हुआ जिससे माना जाए कि कर्मभूमि या कहीं ना कहीं कोई समर्पण का काम किया। जब उनका प्रतापगढ़ के जनता और प्रतापगढ़ की मिट्टी से किसी भी तरीके का सरोकार नहीं है तो आखिर प्रतापगढ़ की जनता पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल नाम थोपा क्यों गया? ये मेरा विरोध था, मेरा विरोध है। और जब तक ये नामकरण बदल नहीं जाएगा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ जिन लोगों ने यह बात निर्धारित की उनकी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से नामकरण करने का एक निर्णय लिया गया, तो अगर उनको प्रसन्न करना है, उनको खुश करना है, उनकी बेटी और दामाद को खुश करना है, वोट बैंक के लिए कोई निर्णय लेना है, तो सीधा सा विषय आता है सामने कि अनुप्रिया पटेल जी मिर्ज़ापुर से दोबारा सांसद चुनी गई हैं, वहीं से दोबारा मंत्री भी बनी हैं। उनके दामाद आशीष सिंह पटेल वो भी यहीं से एमएलसी हैं। हमारा कहना है कि उनके नाम से अगर इतना बड़ा प्रेम है तो आप मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल कर दें। अब हमारा दूसरा सबमिशन है कि आपने वहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के नाम पर नामकरण किया और प्रतापगढ़ माँ बेल्हा देवी के नाम से जाना जाता है। और क्या अगर माँ के प्रताप की, माँ के आशीर्वाद के, माँ के आभा मंडल की बात की जाए तो क्या माओं में बंटवारा होगा? फिर प्रतापगढ़ का भी नाम माँ बेल्हा देवी के नाम पर कर दिया जाता। प्रतापगढ़ की जनता भी अपने को बहुत भाग्यशाली मानती कि चलिए प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज बना, माँ बेल्हा देवी आदि शक्ति, आदि पीठ के रूप में उनकी ख्याति है। और अगर मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी के नाम से नामकरण हो सकता है तो प्रतापगढ़ में माँ बेल्हा देवी के नाम से हो जाता, कतई कभी कोई विरोध ना होता। सवाल अभी भी वही है कि जैसे अपना दल जो है भाजपा की सहयोगी पार्टी है, अपना दल की जो अध्यक्ष हैं वो आपकी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो जिस तरह से आपने विरोध का स्वर मुखर किया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आप अपनी पार्टी से ही बगावत कर रहे हैं? बगावत का कोई प्रश्न नहीं है। हमने अगर हमारी पार्टी के पास, हमारे नेतृत्व के पास प्रतापगढ़ की जनता की पीड़ा पिछले 7-8 सालों 9 सालों से नहीं पहुंच रही थी, तो यह एक अवसर था जब मुझको ये बताना था कि प्रतापगढ़ की जनता चाहती क्या है। और नेतृत्व निर्णय लेकर के बार बार यहाँ पर ऐसे लोगों को थोप देता है जिनका प्रतापगढ़ के विकास में, प्रतापगढ़ के किसी भी क्षेत्र में काम करने का कोई इतिहास नहीं है।
ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर व्यापारी जो धन बल के बल पर यहाँ पर आकर के जनप्रतिनिधि बन गए, वो लोग लगातार थोपे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता की भावना हमारे नेतृत्व तक नहीं पहुँच पा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जो भी निर्णय हो जाता है यहाँ की जनता धन्य हो जाती है वो निर्णय सुन करके। इसलिए मैंने कहा कि किसी न किसी एक को तो जन भावनाओं को अपने नेतृत्व तक पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं आगे कदम बढ़ाना होगा। हो सकता है नेतृत्व इस बात को अवज्ञा के तौर पर, या जैसा आपने एक शब्द कहा वो बिल्कुल मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वयंसेवक हूँ 17 साल की उम्र से। 34 वर्ष 35 वर्ष मेरी संघ आयु है। मैं स्वयंसेवक और सारी चीज़ों पर के जिम्मेदारियां मैं समझता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे बसपा विधायक। मैं आज बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 2002 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर प्रतापगढ़ में गढ़वारा विधानसभा से तैयारी कर रहा था, तो हमारी सीट उस वक्त भी स्वर्गीय राजाराम पांडे जी को ये कहकर दे दी गई कि रामविलास पासवान जी हमारे सहयोगी हैं और ये सीट उनको हम दे रहे हैं। मुझको मजबूर होकर के अपनी पहचान के लिए 2002 का निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। फिर जब 2002 के बाद मैं देख रहा था कि इसी तरीके से हरदम प्रतापगढ़ और गढ़वारा इन सब सीटों को लगातार किसी न किसी दल को समझौते के नाम पर कहीं न कहीं गिफ्ट कर दिया जाता है, तोहफे में दिया जाता है, तो अब पीड़ा भी कहीं न कहीं बढ़ चुकी है। और अगर हर बार ये आरोप लगाया जाता रहा तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हर मंत्रिमंडल में 40% लोग बाहर से अन्य दलों से आए हुए लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कहे जा सकते हैं। और मैं 35 वर्ष मेरी संघ आयु, मैं बसपाई कहा जाऊं, क्या ये पीड़ा मुझे नहीं सालती है? मैं भी अंदर से आहत हूं कि आखिर आज अपना दल के नेतृत्व और उनके मंत्री के सहयोग के और उनके सहयोगी कार्यकर्ता मुझे धमकियां दे रहे हैं। मुझे कोई मेरी हत्या की धमकी दे रहे हैं, कोई मुझे मेरी राजनीति ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं। और मुझे अभी जो 2-3 उदाहरण हमने बताया कि धमकियां लगातार आ रही हैं, कहीं ना कहीं देख लेने की। अभी तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें मुझको किसी न किसी कारण से एक ट्रैपिंग के लिए हनी ट्रैपिंग का प्रयास किया जा रहा है। भिन्न भिन्न नाम से, लड़कियों के नाम से फ़ोन किए जा रहे हैं और वो पूछती भी हैं कि आप प्रतापगढ़ के रहने वाले आप ब्रजेश सौरभ हैं। फिर उसके बाद वो हनी ट्रैपिंग और मुझको किसी न किसी तरीके से मेरी चारित्रिक छवि या हमारे चरित्र हनन का एक जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही घृणित प्रयास है। इसका जवाब तो प्रतापगढ़ की जनता देगी कि मैं किस चरित्र का, किस ईमान का व्यक्ति हूँ। यहाँ के जन जन इसकी गवाही देंगे। दूसरी बात, ये हनी ट्रैपिंग और ये उन लोगों पर लागू होगी जो अपने जीवन में कहीं न कहीं अपने परिवार से, अन्य कोणों से बहुत दुखी और विक्षिप्त होंगे। ब्रजेश सौरभ पर ये हनी ट्रैपिंग और चरित्र हनन की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं अनुप्रिया पटेल जी को और उनके पति आशीष सिंह पटेल जी को, दोनों को बता देना चाहता हूं कि आप दोनों लोग इस बात को समझ लीजिए कि चरित्र हनन की इस साजिश से बाज आइए। अन्यथा अगर चरित्र हनन आप करेंगे तो ठीक है, आप सत्ता में हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। मेरे पास सत्ता की कोई सुविधाएं नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता मात्र हूं। 2014 में जब से मैं वापस आया हूं और उस वक्त हमारे नेतृत्व ने मुझे विश्वनाथगंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी बनाया था। उपचुनाव हुआ था स्वर्गीय राजाराम पांडे जी की मृत्यु के बाद। लेकिन लोकसभा में हरिवंश सिंह को अपना दल का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देकर के जिताया जा रहा था। और विधानसभा में इसी अपना दल ने और इन्हीं अनुप्रिया पटेल ने और इनके पति आशीष पटेल ने कहा कि विधानसभा में मेरा कोई समझौता नहीं है। आखिर आप लोकसभा में हमारा वोट लेकर के अपना सदस्य लोकसभा में भेजेंगे। मुझे मजबूरी में अपनी सीट का बलिदान देना पड़ा था कि प्रतापगढ़ से लोकसभा का सदस्य चुन करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित एक भी सीट न कम होने पाए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी होने के बावजूद मैं कैंची चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने को कहता था।
मेरे समर्पण की इससे बड़ी मिसाल क्या पेश करनी है ये बताया जाए। और उस चुनाव में साजिश के तहत अपना दल के प्रत्याशियों को कैंची चुनाव चिन्ह दिलाया गया, आर.के. वर्मा को भी दिलाया गया और हरिवंश सिंह को भी। भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाकर मंच पर ये बैठकें करते थे और मैं भारतीय जनता का प्रत्याशी वहाँ पर मंच पर जाता था तो ये लोग रास्ता रोक के खड़े हो जाते थे और कहते थे कि यहाँ ये अपना दल की बैठक हो रही है, अपना दल की रैली हो रही है, आप इसमें नहीं आ सकते हो। और वहीं पर जब भारतीय जनता पार्टी की रैली और बैठक होती थी तो यही आर.के. वर्मा जो आज अनुप्रिया पटेल जी और डॉक्टर आशीष पटेल को पानी पी पी कर गाली देते हैं, यही आर.के. वर्मा वहाँ पर मंच पर खड़ा होकर के कहते थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर आएगा तो उससे हम दूसरी भाषा में बात करेंगे। आज मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कहाँ गया आर.के. वर्मा का भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत का वो तासीर कहाँ गई। और वही अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जनता को जवाब दें। प्रतापगढ़ की जनता पूछती है कि लोकसभा में आपको समर्थन भारतीय जनता पार्टी के चाहिए, सदस्य आपको अपना चाहिए, और विधानसभा में आप विरोध की भाषा बोलेंगे और कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करा देंगे। और आप कहते भी थे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चौथे स्थान पर ला दिया। आखिर इतना दोगला चरित्र आप कहाँ से पाए हैं? इस बात को ध्यान में रख करके अगर चरित्र हनन की आपने कोशिश की और ये विषकन्याओं के माध्यम से मुझे क्षति पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे तो मैं कहता हूं, आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी चरित्र हनन या मेरी हत्या का कोई प्रयास आप करेंगे तो अपना दल मुक्त प्रतापगढ़ तुरंत खड़ा हो जाएगा। इतना मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, आपका बचपन जो है संघर्षों में बीता है, किसान परिवार में आप पैदा हुए और बचपन से ही संघर्ष से आप कहीं ना कहीं पूरा जीवन आपका संघर्षों में ही बीता है। तो आप ये जो नाम बदलने को लेकर एक मुहिम छेड़े हुए हैं, मेडिकल कॉलेज का नाम, ये भी एक संघर्ष ही है और कहीं ना कहीं जो आपने शुरू किया था इसके पीछे एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है पूरी तरह से। आपने अभी तक अपने पार्टी के किन शीर्ष नेताओं को इससे अवगत कराया या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया? मैंने प्रतापगढ़ की जनभावना को, हमने शीर्ष नेतृत्व को भी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय गृह मंत्री जी को भी, माननीय रक्षा मंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब को, हमारे महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश माननीय सुनील बंसल जी को, सबको एक ज्ञापन के माध्यम से शासन के द्वारा एक सूचना, एक निवेदन भेजा है कि प्रतापगढ़ की जनता की जनभावना को समझें और ये नामकरण कतई न होने दें, क्योंकि इससे वोट बढ़ेंगे नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रतापगढ़ अपने को अपमानित महसूस करेगा और अगर अपमानित महसूस करेगा तो उसका प्रतिफल बहुत सुखद नहीं होगा। ऐसा मैं यहाँ की जनता की भावना को पढ़ करके बता रहा हूँ। लगातार प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीटों को अपना दल को दे दिया जाता है और जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में किससे टिकट चाहने वाले लोग हैं, उनके नेता हैं जो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और नए लोगों को टिकट दे दिया जाता है। क्या इसको लेकर के कभी आपने अपने पार्टी नेतृत्व को आपने शिकायत दर्ज कराई इसको लेकर के? ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिलता है कि किसी की भावना, किसी के त्याग और समर्पण को वहाँ पर व्यक्त करने के लिए कोई अवसर आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बीच में रोकना चाहता हूँ, माफ़ करिएगा। मैं आपसे मेरा सवाल जो है ये है कि जिस तरह से आप लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अनदेखी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कठपुतली जैसा हो गया है किसी एक दल के हाथों में कि वोट बैंक की राजनीति को लेकर के? अब ऐसे शब्दों का प्रयोग तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये लोग वही लोग हैं जो 1993 में इलाहाबाद में एक जनसभा के दौरान माँ सीता के चरित्र पर उंगली उठाते थे। ये वही लोग हैं जो मनवादी कह कर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे। ये वही लोग हैं जो हनुमान जी को कहते थे कि एक बंदर जो जंगलों में रहता था वो लोगों के बीच में, मानुषों के बीच में कैसे आया। आखिर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जिनके लिए हम विशाल मंदिर का संकल्प लेकर पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपना एक अभियान चला रहे हैं,
उन माँ सीता के लिए, उन माँ भगवती के चरित्र पर उंगली उठाने वाला हमारे लिए आराध्य बन जाता है। भगवान हमारे सभी पूरे भारत में हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि उनसे बड़ा संकट मोचक और किसी भक्त, अपने भक्त की रक्षा करने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। उनको सामान्य बंदर बनाकर के उनकी आलोचना करने वाला व्यक्ति कैसे प्रतापगढ़ के लिए पूज्य हो जाएगा? अगर बिरादरी या किसी जाति को प्रसन्न करने की ही बात है तो मेरा सुझाव, प्रतापगढ़ की जनता का भी सुझाव है कि सरदार पटेल उस बिरादरी के, विश्व के इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, इतने बड़े नेता हैं कि अगर उनके नाम पर ये नामकरण किया जाए तो वोट की कमी नहीं रहेगी। प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में जो हमारे पटेल, कुर्मी, वर्मा या अन्य बिरादरी के जो लोग हैं, जो उपनाम लिखते हैं, उन सारे लोगों की भावनाएं डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के गौरव थे, भारत रत्न, उनको पता नहीं जब देना चाहिए था तब सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन उनके जैसा यशकाई हमें नहीं लगता कि दुनिया में पटेलों का उनसे बड़ा कोई विराट व्यक्तित्व वाला चेहरा हो सकता है। हम सरदार पटेल जी के नामकरण का स्वागत करते हैं, जनभावनाओं का आदर किया जाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जाए। हम लोग अपने नेतृत्व को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको आभार व्यक्त करेंगे और ये कहेंगे कि आपने जनभावनाओं का आदर किया। अब प्रतापगढ़ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी का उस तरीके से आदर करेगी। जब 2022 या 24 आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का पुनः डंका बजेगा और देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में आगे रहेगी, इसका यकीन मैं दिला सकता हूँ। एमएलसी आशीष पटेल जो कि अपना दल के नेता हैं, उनसे आपकी सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी थी। उन्होंने आपके बारे में कुछ लिखा था सोशल मीडिया पर, आपने उसको एक वीडियो के माध्यम से उसका जवाब भी दिया था। तब से लगातार सोशल मीडिया पर एक वार छिड़ा हुआ है। कहीं न कहीं अपना दल के समर्थक आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, आपके समर्थक लिख रहे हैं। क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का जो गठबंधन है और जो उसके वोटर हैं उसमें कोई फ़र्क आएगा? मैं आशीष जी को बधाई इसलिए दूंगा कि एक आज्ञाकारी दामाद के रूप में उन्होंने अच्छी कामना की है और अच्छे दामाद के रूप में, पता नहीं घर में अच्छे दामाद हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जनता के सामने अच्छे दामाद के रूप में ससुर के सम्मान को बढ़ाने के लिए ज़रूर मंशा व्यक्त की। उन्होंने अपने ससुर जी को सूरज की उपाधि दी है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, उसमें लिखा है कि ब्रजेश सौरभ ने ये आपत्ति करके सूरज पर थूकने का दुस्साहस किया है। भाई मैं तो नहीं जानता कि अगर सूरज सोनेलाल जी हैं और बाकी सारे लोग चांद सितारे बन गए हैं तो इस चमक को उनको और उनके परिवार को सबको मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए तो अगर सूरज होने की बात आएगी तो डॉक्टर सोनेलाल के बजाय सूरज अगर कोई होगा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी होंगे, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी होंगे। ये सूरज के रूप में चमक रहे हैं, दुनिया देख रही है कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की बात छिड़ती है तो पाकिस्तान में लोगों के पांव लड़खड़ाने लगते हैं। चाइना में लोगों की जो आधी खुली आंखें होती हैं उनमें भी फड़फड़ाहट होने लगती है कि मोदी और अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। तो सूरज ये हैं या सोनेलाल पटेल जी हैं, ये बहस का विषय है। ये तो देश की जनता तय करेगी और प्रतापगढ़ की जनता भी आगे तय कर देगी कि आखिर ये कितने बड़े सूरज थे जिनके ऊपर थूकने का मैंने दुस्साहस किया। अगर ऐसा किया होगा तो निश्चित तौर पर उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। भाजपा के जो विपक्षी दल हैं, खासकर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी लगातार ये बात करते रहे हैं कि भाजपा संस्कारों की बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो बंदिशें हैं वो अंदर खाने में हैं और वो जग जाहिर हो रही हैं। अब आपको नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी गई है?
अभिव्यक्ति की आज़ादी है ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति करने के लिए आपको पहल करनी होगी। कहीं पर पार्टी या नेतृत्व ने आपका गला नहीं दबा रखा है, लेकिन उचित अवसर पर उचित बात को उचित फोरम पर अगर आप कहते हैं तो ऐसा नहीं कि अभिव्यक्ति पर रोक लगी हुई है। हाँ, एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रतापगढ़ में थोड़ा कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में घुटन है। बार बार अपना दल के नाम पर प्रतापगढ़ की सीट जो मुख्य जिले की मेन सीट है, जहाँ पर व्यापारी और सवर्ण मतदाताओं के साथ साथ सब मिला करके एक ज़िले की पहचान होती है, उस सीट को भी अपना दल को के खाते में डाल देना, विश्वनाथगंज विधानसभा को भी खाते में डाल देना, लोकसभा को भी खाते में डाल देना, इससे कार्यकर्ताओं में अंदर घुटन है। और देखिए, अगर घुटन को बहुत देर तक बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावनात्मक विस्फोट हो जाता है। ये हो सकता है कि अभी मैंने ये बात कही है तो नेतृत्व तो समझ जाए कि भावनात्मक विस्फोट होने से पहले इसको रोका जाए, क्योंकि अगर नहीं रोका जाएगा तो जैसे यूएसएसआर एक बहुत शक्तिशाली देश था, लेकिन वहाँ के नेतृत्व ने, गोर्बाचोव उस टाइम वहाँ के शासक थे, उन्होंने वहाँ की जनता की भाषा नहीं पढ़ी, भावना नहीं पढ़ी, और यूएसएसआर जैसा शक्तिशाली सुपर पावर 18 टुकड़ों में बंट गया। तो मेरा ये कहना है कि बंटने और उसकी बात नहीं है, लेकिन प्रतापगढ़ की जनता की भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए। यहाँ के लोगों के मन की पीड़ा को पढ़ करके अपना दल को प्रतापगढ़ से कहीं अन्य ज़िले में जहाँ ले जाया जाए, जहाँ और अन्य जगह उपजाऊ धरती हो। 8-9 साल 10 साल तक प्रतापगढ़ को गिफ्ट किया गया, अब कहीं और पर भी ये गिफ्ट सौंपी जाए उन लोगों को। आपने पुलिस से, अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है और आपने अपनी जान के खतरे का आशंका जताई है, तो आपको क्या कोई आश्वासन मिला या फिर आपने अपने नेतृत्व को भी इससे अवगत कराया है सुरक्षा को लेकर के? देखिए, आपसे मैंने बताया कि मैं सरकार, जो हमारी पार्टी सरकार में है, उस पार्टी का कार्यकर्ता तो हूँ, लेकिन जो सुविधा संपन्न व्यक्ति होना चाहिए सुरक्षा से लेकर के अन्य किसी भी दायित्व या पद पर, वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं जुड़ी हैं। इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले मैंने एफआईआर के लिए तहरीर दी, और यहाँ पर पुलिस ने अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पतिदेव आशीष सिंह पटेल एमएलसी हैं, तो उनको खुश करने या किसी दबाव में अभी तक एफआईआर दर्ज की या नहीं दी कि उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी है, कोई कॉपी नहीं दी है। मैं बार बार प्रदेश सरकार को पहले भी अवगत करा रहा था, और अब के हालात में तो ज़्यादा ही स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं, धमकियाँ भी बहुत आ रही हैं, चारित्रिक हनन का पूरा प्रयास चल रहा है, हनी ट्रैपिंग के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। मेरी सुरक्षा प्रदेश सरकार का दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी आड़ में हमारे राजनीतिक विरोधी जो अपराधी हैं, और जो यहाँ पर सबल प्रतिनिधि के तौर पर आज की तारीख में सरकार के अंग हैं, जिनके बारे में मैं आम उस पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग ऐसी प्रैक्टिसेज में हैं और हमारे विरोधियों को, हमारे विरुद्ध, हमारे घर के आसपास के अपराधियों को षड्यंत्र दे करके उनको मजबूत करते हैं, वे लोग मेरी हत्या का प्रयास कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये साजिश रची जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इसका पूरा जिम्मा केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति और प्रतापगढ़ के वे राजनीतिक व्यक्ति जो उनके विरोध की आड़ में अपनी रोटी सेकना चाहेंगे मेरे ऊपर हमला करके, उन पर जाएगा। इशारा काफ़ी है। जो लोग समझदार होंगे वो जानते हैं प्रतापगढ़ में सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके जनता और प्रशासन को अपने शिकंजे में रखने वाला कौन व्यक्ति है, उसको नाम ना खोल करके मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोग साजिश करने के लिए पूरी तरीके से तन्मयता से लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि 2022 को लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी? अगर पार्टी आपको टिकट देती है या नहीं देती है, तो क्या आप जनता के बीच में? मैं तो अभी जनता की पीड़ा को सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और अपने नेताओं तक पहुंचा रहा हूं। अगर हमारा नेतृत्व महसूस करेगा, ये समझेगा कि हाँ भाई, जनहित के लिए ये व्यक्ति लड़ा है, हमारा कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, और इसको जनता के बीच में भेजा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये मेरे लिए भाग्यशाली क्षण होगा।
हमारे साथ थे पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ जी, जिन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जो नामकरण किया गया उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ में कोई योगदान नहीं था, प्रतापगढ़ की धरती से उनका कोई जुड़ाव नहीं था और सोनेलाल पटेल का नाम कहीं न कहीं थोपा गया है प्रतापगढ़ वालों के ऊपर। इसको लेकर के वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह उनकी जान को खतरा है। उन्होंने एक बात बहुत साफ साफ कह दिया है कि अगर उनके ऊपर हमला होता है या उनके ऊपर कोई इस तरह का कार्य किया जाता है तो उसके जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।